नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महासंघर्ष की जो पूरे 32 साल तक चला। ये कहानी है मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की टक्कर की। एक ऐसी लड़ाई जिसने दक्षिण भारत का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस पूरे संघर्ष की जो रूह है, जो आत्मा है, उसे टीपू सुल्तान के इस एक वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये मैसूर के उस जबरदस्त प्रतिरोध की असली भावना थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था और पूरे इलाके में एक तरह की उथल-पुथल मची हुई थी। इसी माहौल में वोडियार राजवंश ने एक आज़ाद मैसूर राज्य की नींव रखी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था, एक नई शक्ति उभरने वाली थी। और वो शक्ति थे हैदर अली। सोचिए, एक मामूली घुड़सवार जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन अपनी बेमिसाल फौजी काबिलियत और तेज दिमाग के दम पर मैसूर का असली शासक बन बैठा। एक सिपाही से लेकर सल्तनत के सबसे ऊंचे पद तक उनका सफर सच में कमाल का था। तो सवाल ये है कि हैदर अली ने ये सब किया कैसे? देखिए, वो बहुत दूर की सोचते थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी सेना को वेस्टर्न ट्रेनिंग देकर एकदम मॉडल बना दिया। फिर फ्रांसीसियों से हाथ मिलाया और डिंडीगुल में एक तोपखाना फैक्ट्री तक लगा दी। और जब उन्होंने देखा कि सियासत में कमजोरी है, तो सही मौके पर चौका मारा और सत्ता पर कब्जा कर लिया। बेदनूर और मालाबार को जीतने के बाद तो मैसूर एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब देखिए, एक तरफ मैसूर ताकतवर हो रहा था और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों से उसकी दोस्ती गहरी हो रही थी। ये दोनों बातें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कह सकते हैं कि एक सीधी चुनौती थी। उनके व्यापार और सियासत दोनों के लिए खतरा। बस यहीं से उस बड़े टकराव की नींव पड़ी। तो पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने सोचा कि वो हैदर को घेर लेंगे। उन्होंने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया, लेकिन वो हैदर अली के दिमाग को पढ़ नहीं पाए। हैदर ने ऐसी कूटनीति चली, ऐसा दाव खेला कि मराठों को तो साइडलाइन कर दिया और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा, अंग्रेज मैदान में एकदम अकेले रह गए। और फिर हैदर अली ने वो किया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी सेना लेकर सीधे मद्रास के दरवाजे पर पहुंच गए। इस अचानक हमले से अंग्रेजों में खलबली मच गई और उन्हें घुटनों पर आकर मद्रास की संधि करनी पड़ी। ठीक है, कैदी और इलाके तो बदले गए, लेकिन इस संधि की सबसे बड़ी बात थी अंग्रेजों का एक वादा। उन्होंने वादा किया कि अगर मैसूर पर कोई हमला करेगा तो वो फौजी मदद भेजेंगे। इस वादे को याद रखिएगा, क्योंकि यही वादा टूटने वाला था। और देखिए, हुआ भी वही। अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया और जब हैदर ने मदद मांगी तो कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया। ये सिर्फ एक वादा खिलाफी नहीं थी, ये एक धोखा था। और इसी धोखे ने दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की आग लगा दी। लड़ाई अभी चली रही थी कि एक बहुत बड़ी घटना हुई। हैदर अली की कैंसर से मौत हो गई। ये मैसूर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका हो सकता था, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन कमान अपने हाथों में ली और लड़ाई को उसी जोश के साथ जारी रखा। कई सालों तक ये जंग चली, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया। आखिर में मंगलौर की संधि हुई और इसमें तय हुआ कि दोनों तरफ से जो भी इलाके जीते गए हैं या कैदी बनाए गए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। मतलब इतनी लड़ाई के बाद भी सब कुछ वापस स्क्वायर वन पर आ गया। तो अब कहानी का फोकस आता है टाइगर ऑफ मैसूर पर, टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक इनोवेटर थे, एक विजनरी रूलर थे, एक ऐसे इंसान जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोच रखते थे। जरा टीपू के सुधारों पर एक नजर डालिए, कमाल के थे। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में खड़ा किया। वो जानते थे कि समंदर पर राज करना कितना जरूरी है, इसलिए एक बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी बनाकर अपनी नेवी की नींव रखी। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रेशम की खेती को बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियां लगाने के लिए एक सरकारी कंपनी तक बना डाली। उनकी पूरी कोशिश थी कि मैसूर हर मामले में आत्मनिर्भर बने। लेकिन अंग्रेज टीपू की इस बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो किसी भी कीमत पर मैसूर को खत्म करना चाहते थे। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से में पहुंचते हैं। आखिरी दो युद्ध, जहां टीपू ने मुश्किल से मुश्किल हालात में एक हीरो की तरह सामना किया। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना दांव खेला, फूट डालो और राज करो।
उन्होंने टीपू के ही भारतीय पड़ोसियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। मराठे और निजाम, जो टीपू की ताकत से जलते थे, अंग्रेजों के साथ मिल गए और इस ट्रिपल अलायंस ने लड़ाई का पूरा समीकरण ही टीपू के खिलाफ कर दिया। इस युद्ध में टीपू की हार हुई और उन पर श्रीरंगपट्टनम की एक बहुत ही अपमानजनक संधि थोपी गई। उनसे युद्ध के हर जाने के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम मांगी गई, पूरे 3 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। उस रकम की गारंटी के तौर पर अंग्रेजों ने जो किया वो बहुत ही क्रूर था। उन्होंने टीपू के 2 बेटों को बंधक बना लिया। ये एक पिता के लिए, एक सुल्तान के लिए एक ऐसा जख्म था जिसे टीपू कभी नहीं भुला पाए। इस जिल्लत के बाद भी टीपू ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करना शुरू किया, फ्रांसीसियों से रिश्ते और मजबूत किए। श्रीरंगपट्टनम में फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित एक जैकोबिन क्लब को सपोर्ट किया, और तो और उन्होंने मिस्र में बैठे नेपोलियन बोनापार्ट तक से मदद के लिए संपर्क साध लिया। तो जाहिर है, जब नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने आकर उन्हें सब्सिडियरी अलायंस यानी ब्रिटिश हुकूमत के नीचे आने वाली संधि पर साइन करने को कहा, तो टीपू का जवाब एक ही था, बिल्कुल नहीं। और बस टीपू का यही इनकार चौथे और आखिरी युद्ध का कारण बना। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 1798 में वेलेस्ली भारत आया, अप्रैल 1799 में जंग छिड़ गई और सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की दीवारों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। टीपू की मौत सिर्फ एक शासक की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। तो चलिए अब देखते हैं कि इन जंगों का आखिर नतीजा क्या निकला और इसका भारत के आने वाले कल पर क्या असर पड़ा। टीपू के इतने बड़े साम्राज्य का बंटवारा कर दिया गया। अंग्रेजों ने चालाकी से सबसे कीमती हिस्से यानी तटीय और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके खुद रख लिए। निजाम को इनाम के तौर पर कुछ जमीन दी गई और जो बचा खुचा छोटा सा मैसूर था उस पर वापस वोडेयार वंश के एक राजा को बिठा दिया गया, जो अब बस अंग्रेजों की कठपुतली थे। तो इस तरह 32 सालों के जबरदस्त संघर्ष के बाद अंग्रेज जीत गए। और अगर हम उनकी जीत का सबसे बड़ा राज देखें तो वो यही था, उन्होंने भारत के ही ताकतवर राज्यों की आपसी दुश्मनी का भरपूर फायदा उठाया। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर मराठों और निजाम ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो क्या अंग्रेज कभी भी मैसूर को जीत पाते?